नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। आज बहुत ही महत्वपूर्ण PDF लेकर के आपके सामने आए हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अब कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर का मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न पे 4 विकल्प दिए गए होते हैं। सही विकल्प चुन करके हम 1 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विज्ञान विषय का अध्याय का नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। अध्याय से हम 20 बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आए हैं जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 0 अनंत 25 सेंटीमीटर और -25 सेंटीमीटर। जो आपके लिए PDF लेकर के आए हैं उसमें उत्तर भी साथ पे दिया गया है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अपने माइंड में बैठा लीजिए। 1 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न पे भी ये पूछा जा सकता है और विकल्पी पे भी पूछा जा सकता है। तो आज से आप अपने माइंड में बिल्कुल मैकअप कर लीजिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि यही मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो आपको हमारे YouTube चैनल पे मिलेंगे। बिल्कुल एकदम तैयार रहिएगा। श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि जो कलेक्शन आपके साथ साझा किया जाएगा आगामी पेपर में उन्हीं में से 20 प्रश्न आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। अच्छे से अच्छा कलेक्शन लेकर के आपके सामने हमारी टीम आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन कक्षा 10 पे। तो आपको विकल्प दिए गए हैं 4। यहाँ पर उत्तर जो बन रहा है वो ये है कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी समतल दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर होती है। ये लॉजिक होता है, सिद्धांत होता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो उतनी ही होती है जितनी दूरी पर समतल दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है। तो यहाँ पर प्रश्न में बताया गया है कि वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। इसका मतलब यह है कि समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तो सही विकल्प है बी नंबर, 10 सेंटीमीटर। सिद्धांत आप अपने माइंड पे रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है। आवर्धन क्षमता को m से प्रदर्शित करते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने कक्षा में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, 1 होता है, 1 से कम होता है, 1 से ज़्यादा होता है या अनंत होता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लेंगे कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो ठीक 1 के बराबर होता है। अब आपको बताना चाहते हैं कि जो आवर्धन या आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है वो होता है m बराबर -v/u। और समतल दर्पण के लिए अभी अभी आपको बताया गया है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि समतल दर्पण के लिए दर्पण से प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर होता है जितना समतल दर्पण से वो वस्तु दूरी पर स्थित होती है। तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी आपको पता है कि प्रतिबिंब की दूरी v होती है, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी वो u होती है। अब समतल दर्पण के लिए आपको पता चल गया कि v बराबर u, अर्थात जितना दर्पण से वस्तु दूर होगी उतना ही प्रतिबिंब दर्पण से दूर होगा। अब आवर्धन क्षमता का सूत्र लगाते हैं। अब आवर्धन क्षमता m बराबर -v/u। इसी को हम लोग लिख सकते हैं आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बटे दर्पण से वस्तु की दूरी। अब यहां पर हम मान रखेंगे तो आपको पता है u बराबर v, तो v को चाहे u से रिप्लेस कर दें या u को v से रिप्लेस कर दें। ये हो जाएगा m बराबर -v/v, कट जाएगा और कितना आएगा 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं। पहला कह रहा है केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तर दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए या सभी के लिए। आपको पता है कि जो प्रकाश के नियम है वो यूनिवर्सल है।
अर्थात ये सभी प्रकार के दर्पणों के लिए सत्य होते हैं। तो प्रकाश का जो परावर्तन के नियम है ये समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण तीनों के लिए सही होंगे। तो ये विकल्प नंबर डी सही है। वर्ष 2023 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। वर्ष 2024 का एग्जाम फरवरी में आयोजित होने वाला है। बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट आपकी तैयारी करवा सके। क्वेश्चन नंबर 5, ये पीडीएफ कक्षा 10 के लिए है और जिस अध्याय का ये पीडीएफ है उस अध्याय का नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच में क्या संबंध होता है। मॉडल पेपर बनाने वाले व्यक्ति ने स्वयं बता दिया है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2017 और 2014 पे ये पहले भी आ चुका है। आपको पता होना चाहिए कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। आपको एक सिद्धांत बताया जाता है कि किसी भी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि फोकस दूरी को f से प्रदर्शित किया जाए, वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित किया जाए तो फार्मूला बनता है f बराबर r बटे 2। यहां से आप r का मान निकाल लेंगे तो r का मान हो जाएगा 2f। तो आपको जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से 2 विकल्प सही हो सकते हैं। और वो विकल्प कौन कौन से हो सकते हैं? पहला विकल्प तो हो सकता है f बराबर r बटे 2 और दूसरा विकल्प हो सकता है r बराबर 2f। तो हम देख रहे हैं कि विकल्प नंबर 3 में लिखा है r बराबर 2f। गणित और विज्ञान का एक नियम अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि इनमें जो भी सूत्र होते हैं वो द्विमुखी होते हैं, दोनों तरफ से अप्लाई होते हैं। अर्थात अगर गणित की बात करें तो जैसे आप लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, वैसे ही आप लिख सकते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 6 है, करें एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अभी अभी आपको बताया गया है कि चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अब यहाँ पर हमने लिखा कि फोकस दूरी f बराबर 12 सेंटीमीटर, आप अपनी स्क्रीन पे देखते रहिएगा। और फिर हमने लिखा वक्रता त्रिज्या r बराबर 2 गुणे फोकस दूरी, या प्रतीकात्मक तौर पे अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं r बराबर 2f। f का मान रख देंगे 2 गुणे 12 और ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर डी पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे उत्तल दर्पण की किस स्थिति पे रखा जाना है। जिन बच्चों ने ये दर्पण से संबंधित ग्राफ या चित्र को अच्छी तरीके से समझा होगा वो बहुत आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप वस्तु का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब पाना चाहते हैं तो उस वस्तु को आपको वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में रखना होता है। तो विकल्प बी में आपको बता रहा है कि वक्रता केंद्र को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल सी से और फोकस दूरी को, फोकस बिंदु को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एफ से। तो विकल्प नंबर बी पूरी तरीके से सही है, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, करें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो अभी अभी आपको बताया गया है कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार हल करिए। तो हमने आपको बताया है कि वक्रता त्रिज्या r बराबर 2 गुणे फोकस दूरी, तो ये हो जाएगा 2 गुणे और फोकस दूरी f का मान है 20, 2 गुणे 20 बराबर 40 सेंटीमीटर। विकल्प सी पूरी तरीके से सही है। ये क्वेश्चन वर्ष 2020 की यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग नोट करेंगे कि वक्रता त्रिज्या कैपिटल R बराबर 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी स्मॉल f बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, f बराबर 20 बटे 2, f बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आपका उत्तर आ रहा है 10 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पर एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो जो 10 आ रहा है उसमें हम लोग लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा,
उत्तल अवतल दर्पण के लिए ये माइनस का चिन्ह लगाना पड़ रहा है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध को लगाते हैं तो वो फार्मूला लगा देते हैं F बराबर -r/2। ध्यान रखिएगा, ये सूत्र पे माइनस नहीं है, ये परिमाण को व्यक्त करने वाला माइनस है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और इस प्रश्न के लिए फोकस दूरी निकल रही है 10 सेंटीमीटर। विकल्प बी पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी यदि उसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। आपको पता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और यहां पर हम लोग नोट करेंगे अपनी कॉपी पे वक्रता त्रिज्या कैपिटल R बराबर 32 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर क्वेश्चन मार्क। आप नीचे लिखेंगे वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध F बराबर R/2 और ये हो जाएगा 32/2 बराबर 16 सेंटीमीटर। तो आपका उत्तर आ रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है। विकल्प बी पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 11 अब आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब किस प्रकार से बन सकता है। ये वर्ष 2023 की परीक्षा में पूछा गया है। अगर आप किसी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न है उसके लिए सही उत्तर रहेगा उत्तल दर्पण। ठीक है, लेंस तो हो ही नहीं सकता, प्रतिबिंब दर्पण पे ही बनता है। तो आप उत्तल दर्पण द्वारा फिर से एक बार जरा इस क्वेश्चन पे हम लोग रिपीट करते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब किससे बन सकता है? यह अवतल दर्पण के द्वारा बन सकता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर जो पहला विकल्प दिया गया है वो है उत्तल लेंस। तो लेंस से तो प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, लेंस से तो हम आर पार दे सकते हैं। अगर आपको आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है तो उसके लिए अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करना होगा। विकल्प सी को पूरी तरीके से टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और आकार में छोटा बने तो वो कौन सा दर्पण है? तो आपको बताना चाहते हैं कि 4 विकल्प दिए गए हैं। कह रहे हैं कि या तो वो उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है या समतल दर्पण है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर सही उत्तर है अवतल दर्पण, क्योंकि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो उस वस्तु का वास्तविक उल्टा और आकार पे छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और ये ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण में कोई भी वस्तु जो है वो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है। अभी कुछ समय पहले एक क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे कहां रखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टैग लगा रखा गया है। वर्ष 2022 2019 में ये आ चुका है और सभी मॉडल पेपरों पे भी ये उपलब्ध है। तो अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको उसे दर्पण के ध्रुव P और उसकी फोकस बिंदु कैपिटल F के बीच में रखना होगा। ध्यान रखिएगा, प्रतीकात्मक तौर पे कैपिटल F जो होगा वो फोकस बिंदु को प्रदर्शित करता है, जबकि फोकस दूरी को स्मॉल f के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बड़ा और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उसे दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब अगर सदैव सीधा प्रतीत होता है तो वो कौन सा दर्पण है? तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के 2 दर्पण होते हैं। पहला तो समतल दर्पण होता है जो हमारे घरों पे लगा होता है, दूसरा उत्तल दर्पण भी होता है। इन दोनों ही दर्पणों में हमारा प्रतिबिंब जो है वो सीधा प्रतीत होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, इस पे भी वेरी इंपॉर्टेंट का टैग लगा हुआ है। आपसे मैं वादा करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन जानिए कि हर विषय के जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन है उनका ऐसा कलेक्शन लेकर के आएंगे कि आगामी बोर्ड एग्जामिनेशन के जो 20 प्रश्न हैं वो इन्हीं कलेक्शनों के बीच से आपको प्राप्त हो जाएंगे यदि आपने अच्छी तरीके से तैयारी की हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि अनंत एवं
उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच में कोई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। तो भैया कह रहे हैं कि अनंत और उत्तल दर्पण के ध्रुव के बीच में अगर कोई चीज रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे P और F के बीच में बनेगा। F क्या है? F है फोकस बिंदु और P के बारे में अभी आपको बताया, P होता है दर्पण का ध्रुव। तो इसका मतलब ये है कि अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच होगा तथा उसकी प्रकृति जो होगी वो आभासी होगी और सीधी होगी। आगे चलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा किरण आरेख चित्र में दर्शाए गए लेंस पर आपतित प्रकाश किरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखते हैं भाई, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है, फिर एक पहले चित्र दिया गया है, फिर और कुछ चित्र दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि लेंस पर एक किरण आपतित हो रही है, गिर रही है। अब कह रहे हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त चित्र इनमें से क्या होगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, ये 4 विकल्प दिख रहे हैं, चारों चित्रों को अच्छी तरीके से देख लीजिए। देखने के बाद आपको पता है कि चित्र नंबर ए सही होने वाला है। कारण क्या है कि कह रहे हैं कि जो आपके सामने लेंस दिखाए जा रहे हैं ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली आपतित प्रकाश की किरण, ठीक है, ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। तो भैया मुख्य अक्ष क्या है? यही F1 C F2 ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, जो कहाँ से होकर के जाए, जो हमारी वक्रता केंद्र से होकर के जाए वही मुख्य अक्ष होती है। तो यहाँ पर जो आप मेन चित्र देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो आपतित प्रकाश की किरण है किस पर? उत्तल लेंस पर। जो आपतित प्रकाश की किरण उत्तल लेंस पर है वो फोकस बिंदु से होकर के आ रही है और जब ये लेंस से टकराएगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि जो टकराने के बाद चित्र 1 में F1 C F2 के समांतर वो रेखा हो जाती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आगे करें कि समांतर निर्गत होती है या बाहर निकलेगी, ठीक, वो एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी प्रकाश किरण किसी लेंस के एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाता है, उस बिंदु वह बिंदु लेंस का क्या होगा। भैया ध्यान रखिएगा कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी लेंस पर पड़ रही है और वह बिना विचलन के गुजर रही है तो वो जिस बिंदु से गुजर रही है वह बिंदु, ठीक है, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रकाशिक केंद्र। क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी लेंस पर कोई किरण आपतित हो रही है और वो बिना विचलन के, बिना इधर उधर मुड़े फिर निकल जाती है सीधे, तो इसका मतलब है कि वो प्रकाशिक केंद्र से होकर के निकली है। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बना रहा है, वस्तु की स्थिति क्या है। तो कह रहे हैं कि अगर अनंत पर कह रहे हैं कि वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब अनंत पर अवतल दर्पण द्वारा बनता है, तो विकल्प डी होगा। ध्यान रखिएगा, ये आप उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस की जो मुख्य प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, उनको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जब अवतल दर्पण की बात हो रही हो तो अनंत पर वो प्रतिबिंब बनेगा जो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और अत्यधिक छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां -25 सेंटीमीटर है, संभवतः दर्पण एवं लेंस होंगे
तो एक गोलीय दर्पण है जिसकी फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है और एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो इनमें से एक तो अवतल लेंस होगा, ठीक है। अब दूसरा विकल्प डी, अवतल दर्पण की भी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस की भी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए विकल्प डी को चुना गया है। ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 20 और इस MCQ सीरीज सेट 1 का आखिरी क्वेश्चन है। अगला जो इसकी सीरीज होगी वो हमें आपको आई बटन पर मिल जाएगी। ऊपर आप आई बटन देखिएगा, वहां पर आपको जो दूसरी सीरीज है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के आगे की 20 प्रश्नों के लिए वो आपको वहां पर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति क्या होगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो वो वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई होगी। तो कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प सी पूरी तरीके से सही होगा। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास बहुत अच्छी तरीके से अच्छा लगा होगा और बिल्कुल यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की तमाम जानकारियों, तमाम सुविधाओं, तमाम नॉलेज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। जल्द ही यहाँ पर एक एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हैं। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर देख लें, हो सकता है तब तक हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका हो, उसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। आपको वादा कराना चाहते हैं कि वो एप्लीकेशन पूर्णतया सिक्योर है, आपसे किसी भी तरीके का लॉगिन और एक्सेस नहीं लेती है। दूसरी MCQ सीरीज देखने के लिए प्ले लिस्ट को जरूर देखें। फिर एक नए चैनल पे फिर एक नए वीडियो के साथ जल्द से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।